हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो आपका नीट 30 डेज क्रैश कोर्स में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा डे 12। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। मतलब हम आज देखेंगे अमाइंस, जिसको हम क्या बोल देते हैं, अमाइंस। तो जैसा कि मैं आपको सभी क्लासेस में बताता हूँ कि आप सभी अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी रहिए। जब भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है पहले से खुद से, ताकि आप क्या कर सकें, प्रैक्टिस आपकी और अच्छे से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे अमाइंस की थ्योरी पहले, और उसके बाद हम देखेंगे नीट के पीवाईक्यूज इस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपको चैप्टर की रिलेवेंसी पता लगे कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है एवरीवन, स्टार्ट करेंगे हम अपनी थ्योरी को डिस्कस करना। कौन सा चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें हम पहले थ्योरी देखेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विद योर नोटबुक्स। तो जो भी मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके मैंने आपको शो किया था किस तरीके से हमें डीपीपीज और पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करना है, कहाँ से आपको लिंक्स मिल सकती हैं, वो आप सभी समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, नो प्रॉब्लम, मैं सेशन के एंड में फिर से आपको एक बार शो कर दूंगा। ओके एवरीवन, तो आप सभी जानते हैं जो अमाइंस हैं उनमें मेनली हम NH2 ग्रुप, मतलब अमाइंस को देखेंगे जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी टाइप के अमाइंस हो जाते हैं, और NO2 के बारे में डिस्कस करेंगे, मेनली NO2, NH2। इसके अलावा कुछ रिएक्शन CN और NC वाली भी देखेंगे। मतलब नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, हम उनके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर। द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम के एनालिसिस। आप सभी देख सकते हैं आपकी अटेंडेंस आपको मार्क करनी है, लिंक आपको प्रोवाइड कर दी गई है फॉर्म की, और सभी से यही रिक्वेस्ट है कि साथ ही चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दी गई है ताकि आपको अपडेट्स सारी मिलती रहें, कोई भी अपडेट्स आपसे ना छूटे। ठीक है एवरीवन, ओके। तो नीट में आप देख सकते हैं यहाँ से 2018 से 2024 में लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एटलीस्ट आप कह सकते हैं एक क्वेश्चन तो एवरी ईयर पूछा ही गया है। 3% इसकी वेटेज आप मान सकते हैं। 2024 में आप देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ से एग्जैक्टली टॉपिक बताऊं तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, नेम रिएक्शन है, बार बार मैं आपको कहता हूं नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एवरेज थे। 2023 में प्रिपरेशन ऑफ अमाइन से क्वेश्चन आया, केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट से क्वेश्चन आया, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, CN ग्रुप आ गया, इसका रिडक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड, ये M है, ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, सेंडमेयर रिएक्शन, 2 क्वेश्चन आए, एवरेज थे। 2022 में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट से क्वेश्चन आया। केमिस्ट्री की क्लास चल रही है आपकी, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक जो मैंने बताया था वो मैंने बताया कि किस तरीके से आपको डीपीपी और पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करना है। ओके, सो कॉन्सेप्ट अभी आपका कोई भी पीछे नहीं रह गया है। और ये जो नीट का कोर्स चल रहा है उसके लिए क्लास हम अटेंड कर रहे हैं, राइट? आप सभी जान रहे होंगे। डाइजोनियम सॉल्ट से क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन थे, इजी और एवरेज। 2021 में आप देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड, हिंसबर्ग रिएजेंट से क्वेश्चन आया, 1 क्वेश्चन था, इजी था। हिंसबर्ग टेस्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बीच में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो जो भी डिस्टिंग्विश टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्टेंट हो जाते हैं। 2020 में क्वेश्चन आया केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन से, और 19 में भी यहीं से क्वेश्चन आया। 2020 में आया था कार्बाइल अमाइन रिएक्शन से, 1 क्वेश्चन था, इजी था। और 19 में आया बेसिसिटी ऑर्डर से, 2 क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे। आई होप आपको एग्जाम एनालिसिस समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन इजी आ रहे हैं इस चैप्टर से। मतलब स्कोरिंग चैप्टर है, इजीली आप स्कोर कर सकते हो, इजीली आप क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले प्रिपरेशन से पहले मैं आपको छोटी छोटी बेसिक बातें बता देता हूँ।
जैसे कि मान लीजिए इनका आईपीएक नेम क्या लिखा जाता है अमाइंस का, इनका आईपीएक नेम लिखा जाता है एल्केन प्लस अमाइन। भाई कोई भी अमाइन आप लेंगे, RNH2 ले लिया, फिर मैं लिख देता हूँ RNH, एक H को सब्सटीट्यूट कर दिया विद अनदर R डैश बोल देते हैं। R इज नथिंग, एल्काइल ग्रुप है R और R डैश में बी सेम और डिफरेंट। देन जो R और बच गया उसको भी सब्सटीट्यूट कर दीजिए इस टाइप से। अभी भी आप यहाँ पर लोन पेयर हैं, तो जब हम हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन देखेंगे तो उसके थ्रू आप R4 N पॉजिटिव X नेगेटिव सॉल्ट टाइप भी बना सकते हैं। तो जब N पर, ध्यान रखिए समझिए ध्यान से, जब N पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप है तो आप उसको प्राइमरी टाइप का अमाइन बोलेंगे। अगर उसी N पर 2 हाइड्रोजन ना होके 2 R ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है तो उसको हम सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे। टर्शियरी अमाइन जब हमारे पास नाइट्रोजन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, 0 हाइड्रोजन और 3 एल्काइल ग्रुप में टर्शियरी, और इसको हम बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। ये सॉल्ट बन गया। अब आप देखेंगे एल्केन, अगर मैं इस NH2 को हटा दूं और H से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या होगा, RH। सपोज करिए R एक CH3 है तो CH3H मतलब CH4, ये मिथेन हो गया। तो एल्केन प्लस अमाइन, इसको क्या बोलेंगे, एल्केनामाइन। एल्केन प्लस अमाइन, इसको क्या बोलेंगे, एल्केनामाइन। ये इसका आईयूपीएक नेम हो गया। जनरल आईयूपीएक नेम किस तरीके से हम लिखेंगे। उसके अलावा अगर कॉमन नेम लिखना है तो एल्केन जब सब्सटीट्यूएंट का काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल। और ये क्या हो गया, एल्काइल प्लस अमाइन, एल्काइल अमाइन, एल्काइल अमाइन। ये इसका कॉमन नेम हो गया, कॉमनली। उसके अलावा जब NH2, ये तो सफिक्स हो गया अमाइन, जब NH2 प्रीफिक्स का काम करे तो NH2 को हम क्या बोलेंगे, अमीनो। जब ये इससे बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अमीनो। क्लियर। अब समझिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है, ये हो गया। अगर आपका सेकेंडरी टाइप का अमाइन है तो उसको N की रेस्पेक्ट में बोल देते हैं। जैसे N पर क्या है, मान लीजिए यहाँ R ग्रुप है तो N एल्काइल एल्केनामीन, N एल्काइल एल्केनामीन, N एल्काइल एल्केनामीन। सिमिलरली अगर टर्शरी है तो N, डाई एल्काइल। जो बड़ी चेन होती है वो एल्केनामीन पे काम करेगी। ध्यान रखना, जो R ग्रुप ज्यादा कार्बन का है, लार्ज चेन है, वो जाएगा आपका किसमें, एल्केनामीन, मतलब वो एल्केन वाला पार्ट बनाएगा। बाकी जो एल्काइल है वो स्मॉलर चेन्स रहेंगी। N, अगर सेम हुआ तो आप क्या कर देंगे, डाई एल्काइल। अदरवाइज जिस तरीके से उसका नेम होगा, मान लीजिए R और R डैश सेम है, सेम है, और R डबल डैश इन सब में ज्यादा है, लार्ज। एग्जाम्पल ले लेता हूँ उससे और बेटर से समझेंगे। मान लीजिए R आपका CH3, N, R डैश भी CH3, और ये हो गया CH2 CH3। तो आप इसको क्या नाम देंगे, N, डाई मिथाइल इथ, इसके लिए वर्ड क्या लगाएंगे, इथ प्लस एन प्लस अमाइन, इथेनामीन। N, डाई मिथाइल इथेनामीन। क्लियर। इसका ये कॉमन नेम हो गया। अगर आईयूपीएक लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सिंपल। आईयूपीएक कैसे लिखेंगे बताइए, सॉरी ये आईयूपीएक नेम हो गया। अगर कॉमन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एल्काइल अमीन की टर्म्स में। तो ये कितने हैं, मिथाइल, ये भी मिथाइल और ये इथाइल, तो क्या बोलेंगे आप, डाई मिथाइल इथाइल अमाइन। तो कैसे बोल देंगे, इथाइल डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल है, और अमाइन, इस तरीके से। मान लीजिए ये है CH3 NH CH2 CH3, तो इसका क्या बोलेंगे, ये मिथाइल, ये इथाइल। अल्फाबेटिकली लिखेंगे, इथाइल मिथाइल अमाइन। क्लियर है एवरीवन। इस तरीके से आपको इनका आईयूपीएक नेम लिखना है। बाकी आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की, और क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट की, किस तरीके से आपको आईयूपीएक नेम, कॉमन नेम लिखना है इनका। अब हम मूव करेंगे प्रिपरेशन वाले पार्ट की तरफ। हाइब्रिडाइजेशन भी आप देख सकते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है,
जैसे एन पर कितने बॉन्ड बने हुए हैं, एक बॉन्ड इधर, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, और एक लॉन पेयर है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट अगर नहीं कर रहा है तो काउंट कर लेंगे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन 3+4 तो sp3, इसकी भी sp3 अगर r कोई एलिफेटिक चेन है और यहाँ पे sp3 हो जाएगी। इस तरीके से आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, जिसमें सबसे पहले हम किससे प्रिपेयर करेंगे इनको, NO2 से, नाइट्रो कंपाउंड से। अगर हमारे पास कोई नाइट्रो कंपाउंड है और हमें क्या बनाना है, अमाइन, RNH2 बनाना है, मान लीजिए प्राइमरी अमाइन हो गया, तो कैसे बनेंगे, रिडक्शन के थ्रू। नीट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बार बार ईयर इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको टॉपिक की इंपोर्टेंस समझ में आए, आपको समझ में आए कि हाँ ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस टू अमाइंस कैसे, जब हम हाइड्रोजन गैस पास कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकेल। आपको पता है फाइनली डिवाइडेड क्यों लेते हैं, क्योंकि कल हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखा था, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर देखा था, और उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो क्या होता है, रेट तेज हो जाता है, ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो फाइनली डिवाइडेड निकेल को आप क्या कर सकते हैं, फाइनली डिवाइडेड निकेल इसलिए लिया गया है, या पैलेडियम इसलिए लिया जाता है, या प्लेटिनम इसलिए लिया जाता है ताकि रेट ज्यादा रहे रिएक्शन का। ऑल्सो बाय रिडक्शन विद मेटल्स इन एसिडिक मीडियम, फॉर एग्जाम्पल आप SN+HCl ले सकते हो, टिन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, या Fe+HCl ले सकते हो, ये भी स्पेशल रिएजेंट्स हैं इनको रिड्यूस करने के लिए नाइट्रो कंपाउंड्स को, किसमें, अमाइंस में। देख सकते हैं आप, जैसे मैंने लिया नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन पर NO2, और किसके साथ रिएक्शन हुई, H2PD, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, इथेनॉल की प्रेजेंस में। तो क्या बन गया आपका, NH2, बेंजीन पर NH2, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनिलीन। किससे बना एनिलीन, बेंजीन पर NO2 से, मतलब कि नाइट्रोबेंजीन से। क्या बना है, अमीनो बेंजीन भी आप बोल सकते हैं, बट कॉमनली हम क्या कहते हैं, एनिलीन। जनरली इसका जो नाम यूज किया जाता है बार बार वो यूज किया जाता है एनिलीन। सेकंड, बेंजीन पर NO2, इसको हम बोलेंगे नाइट्रो बेंजीन। SN+HCl या फिर Fe+HCl, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो क्या बन गया फिर से, एनिलीन, जिसका आप क्या बोल सकते हो, अमीनो बेंजीन। एकदम सिंपल है, आप कोई भी लीजिए RNO2, मान लीजिए आपने नाइट्रो एल्केन ले लिया, रिडक्शन किया, अगर कोई रिएजेंट याद नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि हमारा तो MCQ टाइप का एग्जाम है तो हमें उस पर ध्यान देना है। ये तो मैं अगर सब्जेक्टिव कोई एग्जाम होता है उसके लिए भी बता रहा हूँ। तो रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव करिए, कितने रिमूव करें, दो हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, हो गया। सिंपल यही तो करना है, NO2 को चेंज करना है NH2। नेक्स्ट, रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रीफर किया जाता है, क्योंकि जो FeCl2 यहाँ पे बनेगा वो हाइड्रोलाइज हो जाता है टू रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर से मिलता रहेगा तो रिएक्शन प्रोसीड करती रहेगी आगे की तरफ। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने समझ ली। आई होप आपको रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसकी मैं बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट है। यहां से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स तक जाएंगे। एल्काइल और बेंजाइल हैलाइड जब रिएक्शन करता है विद एन इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया तो किस में चला जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जिसमें क्या होता है, हेलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अमीनो ग्रुप, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, होफमैन अमोनोलिसिस। तो प्रोसेस में हो क्या रहा है, क्लीवेज ऑफ द CX बॉन्ड किसके थ्रू, अमोनिया मॉलिक्यूल के थ्रू, उसको हम अमोनोलिसिस कहते थे। जैसे हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर की हेल्प से हम ब्रेक करते हैं, अमोनोलिसिस में अमोनिया की हेल्प से ब्रेक कर रहे हैं बॉन्ड को। तो इसमें होगा क्या, RX प्लस अमोनिया ऐड करेंगे। तो कैसे याद रखें, सिंपल, अमोनिया को लिख सकता हूँ HNH2, बॉन्ड ब्रेक डाउन करिए, बॉन्ड क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, इस तरीके से लिखते हैं NH2H। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक डाउन किया तो R के साथ कौन जुड़ जाएगा, R के साथ जुड़ जाएगा NH2, और प्लस क्या निकल जाएगा HX, प्राइमरी अमाइन। फिर से अगर करते हैं यही काम,
तो क्या होगा, R के साथ R के साथ जो NH2 जुड़ा हुआ है, अगर फिर से मैं RX उस पर डालता हूँ तो NH2 का जो H है वो किसके साथ निकल जाएगा, X के साथ, और RNH R हो जाएगा। देख लेते हैं रिएक्शन से। अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस लविंग है, इलेक्ट्रॉन रिच है, R पर अटैक किया, और R और X में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, X। तो X की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो गया और बन गया RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव। ये बना सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। फिर यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से आपका क्या बनता जाता है, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। कैसे, RNH2 प्राइमरी मीन, RX डाला, R2NH बन गया सेकेंडरी अमाइन, फिर RX यूज किया, R3N बन गया टर्शरी अमाइन। अब इस RN पर 3 R ग्रुप आ चुके हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी अमाइन। फिर से ये लॉन पर इस R पर अटैक कर देंगे, बॉन्ड इधर चला जाएगा X वाला, R और X वाला क्या बन जाएगा, R4N पॉजिटिव, और उसको काउंटर आयन कौन आ जाएगा, X नेगेटिव। तो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। इस प्रोसेस को हम हॉफमैन अमोनोलिसिस बोलते हैं। और जो फ्री अमाइन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट, कैसे, बाय ट्रीटमेंट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस आप यूज कर सकते हो लाइक NaOH, KOH एटसेट्रा। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने आप को म्यूट रखिए, और सेशन के एंड में हम लास्ट 10 मिनट्स में ये डिस्कस कर लेंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे। अपने डाउट्स को हैंडी रहिए अपने डाउट्स के साथ, और उन्हें नोट करते रहिए, नोटबुक में लिखते रहिए, ताकि आप आराम से फिर बाद में मेरे से पूछ सकें। अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में भी रिप्लाई करके पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स इज एक्टिव फॉर एवरीवन। चैट बॉक्स के डाउट्स को मैं आपको रिप्लाई करता रहूंगा साथ साथ। अमोनोलिसिस हैज द डिसएडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज है, ऑफ यील्डिंग ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। अब आपको प्राइमरी अमाइन पता है, कैसे पहचानते हैं, सेकेंडरी पता है, टर्शरी भी पता है, एंड ऑल्सो एक क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट यहाँ पर मिलता है। हाउएवर आप ये कहेंगे कि जो प्राइमरी अमाइन है वो मिलता है एज ए मेजर प्रोडक्ट, कब, बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। अगर हम अमोनिया लार्ज एक्सेस में ले लेते हैं स्टार्टिंग में, तो हमें प्राइमरी अमाइन जो ये मिलता है, ये कैसे मिलता है, लार्ज मतलब मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में। क्लियर, यहां से देखो, अगर आगे आप HX रिलीज करा देते तो बन जाता है RNH2। ध्यान रखना। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो हलाइड्स की रहेगी यहाँ पर, RX जो हम ले रहे हैं वो रहेगी RI की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, मतलब RI के साथ रिएक्शन सबसे तेजी से होगी, उससे कम RBr और सबसे कम RCl। नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, मतलब CN का रिडक्शन करके भी हम अमाइंस बना सकते हैं। यहां से भी प्राइमरी अमाइंस आते हैं, देखते हैं कैसे। यहां से 2023 और 2022 में क्वेश्चन आया हुआ, देखो इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। नाइट्राइल्स का जब हम रिडक्शन करेंगे LAH स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और कैटालिटिक हाइड्रोजन, जो मैंने अभी किया H2 निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम, तो प्राइमरी अमाइंस प्रोड्यूस होते हैं। रिएक्शन भी आप देख सकते हैं, RCN H2 निकेल, या फिर आप सोडियम इथेनॉल या मर्क्यूरी इथेनॉल या सोडियम अमलगम इथेनॉल का यूज कर सकते हैं। सोडियम इथेनॉल भी लिखा मिल सकता है, सोडियम अमलगम इथेनॉल भी लिखा मिल सकता है। तो ये सब क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे और इसका रिडक्शन कर देंगे। अब रिडक्शन का मतलब बताइए, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बॉन्ड को करिए सिंगल, और जितने हाइड्रोजन की कमी है पूरा कर दीजिए। C पर 2 हाइड्रोजन और लग सकते हैं, तो एक इधर लगा दीजिए, तो CH2 हो गया। और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो 2 हाइड्रोजन और लग सकते हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, तो बन गया RCH2NH2, मतलब दोनों पर 2-2 हाइड्रोजन ऐड करने। ये बन जाता है आपका प्राइमरी टाइप का अमाइड। फिर आपका आता है रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड के रिडक्शन से भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अमाइड क्या, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, CONH2, इसको हम अमाइड बोलते हैं। ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी टाइप का हो सकता है। मान लीजिए ये तो प्राइमरी अमाइड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, NH पर सब्सटीट्यूशन, नाइट्रोजन पर सब्सटीट्यूशन स्टार्ट करता हूँ। ये लगा दी मैंने R, यहाँ पर कोई चेंज जुड़ी होगी वो अलग है। अब ये हो गया सेकेंडरी अमाइड। और टर्शरी अगर बनाना है तो एक और हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दो। मान लीजिए एक किया मैंने R से, तो दूसरा कर दिया R डैश से, सॉरी। तो ये बन गया हमारा टर्शरी अमाइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्सटीट्यूटेड अमाइड प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे।
तो आप देखेंगे अमाइड्स रिडक्शन पर, किससे रिडक्शन के लिए हम जनरली यूज यही करेंगे LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। 2019 में यहाँ से क्वेश्चन हुआ। आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा अमाइंस में, क्योंकि इसमें टोटली टॉपिक 10-12 है और 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो क्वेश्चन मिलना ही मिलना है यहाँ से। LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यील्ड करेगा अमाइंस। कैसे? रिएक्शन देख लीजिए, RCONH2, इसको हम अमाइड बोलते हैं। LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करी, सेकंड स्टेप में H2O, तो आपको क्या प्रोडक्ट बन गया? RCH2NH2। कैसा अमाइड लिया था? प्राइमरी। कैसा अमाइन मिला? प्राइमरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपोर्टेंट है, नेम रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। मैंने आपको बताया था यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हम किसका यूज करते हैं? थैलिक एसिड से बनने वाले। थैलिक एसिड से क्या बनेगा? थैलामाइड। थैलामाइड क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। थैलीमाइड। गैब्रियल सिंथेसिस किसके लिए यूज की जाती है? फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। यहाँ से आपको RNH2 बनेगा। अच्छा, इसकी एक डिसएडवांटेज है, यहाँ से आपको एलिफेटिक अमीन ही मिलेंगे, एरोमेटिक नहीं मिल सकते। एरोमेटिक अमीन्स यहाँ से प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब उसका कारण क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एरोमेटिक अमीन्स प्रिपेयर नहीं हो सकते क्योंकि जो अराइल हैलाइड्स होते हैं, क्योंकि जब इस रिएक्शन को हम करेंगे, देखो क्वेश्चन आया हुआ 2019 में और लास्ट ईयर 2024 में इस चीज से रिलेट होकर क्वेश्चन आया है। क्या आया है वो मैं दिखाऊंगा आपको। जब आप कोई भी लाइक एरोमेटिक अमाइन लेंगे, अराइल हैलाइड लेंगे, एरोमेटिक अमाइन नहीं, जब आप कोई भी एरोमेटिक हैलाइड लेंगे मतलब अराइल हैलाइड, सपोज क्लोरीन ले लिया, तो लॉन पेयर होंगे, क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। आपको पता है जो ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और फिर ऊपर से ये कॉन्जुगेशन में चला गया, डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुका है, फिर अगर आप इसको रिमूव भी कर देते हो तो क्या होगा? फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। फिनाइल कार्बोकेटाइन जो कि अनस्टेबल है, तो इस वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करना इतना ईजी नहीं है। तो अराइल हैलाइड्स इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाते हैं विद द अनायन, जो कि थैलामाइड से बनता है, थैलीमाइड से, जिस वजह से आपको कभी भी यहाँ पर एरोमेटिक अमाइंस गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से नहीं मिलते। मैं आपसे बार बार यही कहना चाहता हूँ, आप मेरे एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिए, बातों को ध्यान से समझिए और सुनिए। ये हमारा होता है थैलीमाइड। कैसे बनाइए? थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड क्या होता है? बेंजीन, उस पर 1,2 पोजीशन पर COOH, ये बन गया थैलिक एसिड। इसको रिएक्शन करा देते हैं अमोनिया के साथ और आपका क्या बन जाता है? थैलीमाइड। अमोनिया के साथ जब इसे हीट करते हैं तो आपका बन जाता है थैलीमाइड। ये बन गया। मैंने इसकी KOH के साथ रिएक्शन कराई, KOH के साथ रिएक्शन से क्या होगा? यहाँ से H हटेगा और N नेगेटिव और K पॉजिटिव ऐसे काउंटर आयन आ जाएगा, बन गया पोटाशियम थैलीमाइड। फिर मैंने RX के साथ रिएक्शन करा दी, अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, ये X इधर जाएगा। अब आ गई ना वही बात, अगर ये AR हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है इतना इजीली, क्योंकि ये डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है, फिनाइल कार्बोकेटाइन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है एंड सो ऑन। तो समझने वाली बात ये कि जैसे ही N नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, X निकल जाएगा, K के साथ KX हो जाएगा और क्या बना? बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O NR और नीचे भी C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड है। ये बन गया N पर एल्काइल, मान लीजिए वो CH3 तो मिथाइल बोल देंगे, C2H5 है तो इथाइल बोल देंगे। N एल्काइल थैलीमाइड, N एल्काइल थैलीमाइड की बेस के साथ ट्रीटमेंट करा देंगे, मतलब हाइड्रोलिसिस कर देंगे एक तरीके से। तो क्या हुआ? बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से ब्रेक होने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा CO, यहाँ से ONA और यहाँ पर H, यहाँ पर ONA और यहाँ पर H, क्योंकि हम ब्रेक डाउन किससे कर रहे हैं? NaOH से। ऐसे समझिए ब्रेक डाउन कैसे होगा, या फिर आप सिंपल ये समझ लीजिए, ये तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया, ONA और H, ONA और H। अगर आप बेस से नहीं करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। तो सिंपल अगर आप वाटर ले लेते हैं सपोज, तो वाटर क्या करेगा? HOH और HOH, इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा। बट क्योंकि मैं यहाँ पर बेस ले रहा हूँ, तो आप कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर ONA आ जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर ONA और यहाँ पर H। तो क्या बन गया? बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसको क्या बोलेंगे हम? डाई सोडियम थैलामाइड। ये डाई सोडियम है, डाई सोडियम थैलामाइड नहीं है अभी, डाई सोडियम थैलिक एसिड बनता है। ये देखो थैलिक एसिड क्या होता है? बेंजीन पर
C डबल बॉन्ड O OH और C डबल बॉन्ड O OH। ये तो है हमारा, बताइए कौन सा, थैलिक एसिड। और जब हमने यहाँ से सोडियम लगा दिया, H हटा दिया, तो ये बन गया डाई सोडियम थैलेट। क्या बन गया, डाई सोडियम थैलेट। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। और यहाँ से हमारा प्रोडक्ट बन के आता है प्राइमरी अमीन्स, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर भी और 2019 में भी। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी ना बोल के मैं तो वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिर से इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। खुद ही कह रहा है डिग्रेड करनी है चेन, चेन को छोटा करना है, चेन को छोटा करना है। कितनी छोटी होती है, एक कार्बन लेस आता है प्रोडक्ट। जो भी आप रिएक्टेंट लेके चल रहे हो उससे एक कार्बन लेस आपका क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। तो रिएक्शन स्टार्ट होती है अमाइड से और एंड होती है अमीन्स पे। तो हॉफमैन ने क्या डेवलप किया, हॉफमैन डेवलप्ड ए मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस बाय ट्रीटिंग एन अमाइड किसके साथ, विद ब्रोमीन इन एन एक्वस या फिर इथेनोलिक सॉल्यूशन ले लीजिए किसी भी बेस NaOH KOH के साथ। आप इसको कैसे लिख सकते हो वो भी ध्यान देना, NaOBr लिखा मिल सकता है। मान लीजिए आपने लिया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, KOBr। इंपॉर्टेंट देखो कितनी है, 2017, 23, लास्ट ईयर 24 में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको मिला हुआ। अमाइन जो यहाँ से बनेगा वो एक कार्बन लेस होगा इससे, अमाइड से जो रिएक्टेंट में। अब समझिए ध्यान से, RCONH2 अपने प्राइमरी टाइप का अमाइड लिया, Br2 प्लस 4 NaOH के साथ रिएक्शन कराई। कई बार क्वेश्चन में NaOBr लिखा मिल जाता है, क्या आप क्या करेंगे, RNH2 प्राइमरी अमाइन यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्लस Na2CO3 प्लस 2 NaBr प्लस 2H2। इस रिएक्शन की बैलेंसिंग भी आपको याद रखनी है, लर्न इक्वेशन बैलेंसिंग। क्यों रखनी है बैलेंसिंग याद, वो चीज ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है। क्वेश्चन पूछ रहा जाता है कि कितने मोल्स NaOH यूज होते हैं, 4 मोल्स। कितने मोल्स NaBr बनते हैं, 2 मोल्स। कितने मोल्स Br2 यूज होते हैं, 1 मोल। तो 1 मोल प्राइमरी अमाइड को रिडक्शन करने के लिए, डिग्रेडेशन करने के लिए, अमाइन में चेंज करने के लिए 4 मोल NaOH और Br2 1 मोल, तो 1:4। Br2 और NaOH का क्या रेशियो है, 1:4। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इस रेशियो को भी याद रखें। RCONH2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेंजीन पर CONH2 क्या हुआ, ये बेंजामाइड। बेंजीन पर CONH2 बेंजामाइड, आप में हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन किया Br2 NaOH के साथ, Br2 प्लस 4 NaOH, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन पर NH2, जिसको हम क्या बोलेंगे, बेंजामाइन। बेंजीन प्लस अमाइन, बेंजामाइन, बेंजीनामाइन। ये बेंजामाइन नहीं, बेंजीनामीन। बेंजीन प्लस अमाइन, बेंजीनामीन। प्लस में वही Na2CO3, 2 NaBr और 2H2। इसको कॉमनली क्या बोल देते हैं, एनिलीन, जो कि इसका बहुत कॉमन नेम है। एनिलीन जो बार बार यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है बार बार, एनिलीन। फिजिकल प्रॉपर्टी समझते हैं। जो हमारे लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बन जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, वो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो जो हमारे लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो गैसेस होती हैं विद फिशी ऑर्डर। प्राइमरी अमाइंस अगर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स कंटेन कर रहा है तो वो लिक्विड होंगे, और उससे भी ज्यादा होने पर स्टिल हायर आर सॉलिड। समझ गए, मतलब लोअर वाले गैसेस, उसके बाद जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे वो लिक्विड और देन सॉलिड में भी मिलते हैं। एनिलीन बेंजीन पर NH2 या फिर जो अदर अराइल अमीन्स हैं वो जनरली और यूजुअली कलरलेस होते हैं, बट कलर्ड हो जाते हैं कब, ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो यूजुअली तो ये कलरलेस होते हैं, बट जब हम इनकी स्टोरेज करते हैं, जब इनको स्टोर करते हैं, तो ऑक्सीडेशन की वजह से, एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से कैसे हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। लोअर एलिफेटिक अमीन्स जो है सॉल्युबल रहेंगे वाटर में, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। बट जैसे जैसे R ग्रुप
एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होता है, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, बिकॉज एल्काइल ग्रुप इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, बिकॉज एल्काइल ग्रुप इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। वाटर से इसे फोबिया है, और वाटर से फोबिया होने की वजह से ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता और वाटर को रिपेल करता है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा अमाइंस का, क्योंकि साइज बढ़ रहा है किसका, हाइड्रोफोबिक पार्ट का, जो कि एल्काइल पार्ट है। और जो हायर अमीन्स हैं वो डेफिनेटली आप इसेंशियली कह सकते हैं कि वो इनसॉल्युबल होंगे वाटर में। जो एरोमेटिक अमाइंस हैं वो इनसॉल्युबल होंगे वाटर में। तो अमाइंस किस में सॉल्युबल रहेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, लाइक एल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। आपको ये याद होगा जो एल्कोहल्स हैं वो ज्यादा पोलर होते हैं अमाइन से, और स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं देन अमाइंस, क्योंकि आपको पता है एफ ओ और एन, और एल्कोहल में होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस जो रहते हैं एंगेज रहते हैं इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी RnH2 और सेकेंडरी R2NH, दोनों के केस में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन अवेलेबल है। बट अगर मैं RnH2 और R3N ले लूं तो अब इस केस में नाइट्रोजन नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी तो काफी ज्यादा एंगेज रहते हैं। जो इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन यहाँ पर होगा वो ज्यादा रहेगा प्राइमरी अमीन्स में, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। सेकेंडरी अमीन्स है क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, किसके लिए अवेलेबल है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। टर्शरी अमाइंस डू नॉट हैव इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन। रीजन क्या आप देख सकते हैं टर्शरी अमाइन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन एटम या एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमीन्स, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट उसको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में हम चेंज करते रहते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट ब्रांचिंग चेंज हो रही है, जिस वजह से क्या होगा, प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा टर्शरी। बॉइलिंग पॉइंट जो अमाइंस हैं वो लोअर रहेगा एल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी। उसका कारण ये है कि इनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एल्कोहल्स में और कार्बोक्सिलिक एसिड में एज कंपेयर टू अमाइंस, और अमाइंस में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से। ओके अंकुश, यू आर वेलकम। और इस टाइप के कमेंट्स सुन के हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड होता है उसका फुल यूटिलाइजेशन करें। ओके, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से समझते रहिए। बॉइलिंग पॉइंट जो अमाइंस है, अमाइंस का है वो लोअर होता है किससे, अल्कोहल से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। रीजन है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, बेसिक करेक्टर से क्वेश्चन बनता है। बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस। अब बेसिक करेक्टर हमें देखना है तो कैसे देखेंगे, पहले तो अमाइंस बीइंग बेसिक इन नेचर और एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, और एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो बना लिया, देखो RnH2 अमाइन है, कैसा, प्राइमरी अमाइन। HX मान लीजिए HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना लिया, RnH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, सॉल्ट बन गया। अमाइन सॉल्ट जो होंगे वो वाटर में सॉल्युबल रहेंगे, बट इनसॉल्युबल रहेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर में। अमाइंस के पास ना एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे RnH2 में नाइट्रोजन पर आप देखिए, R2NH में भी आप देखेंगे नाइट्रोजन के पास, ड्यू टू विच दे बिहेव एज लुईस बेस। इस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बेस की तरह बिहेव करते हैं, और जितनी ज्यादा वैल्यू रहेगी Kb की और जितनी स्मॉलर वैल्यू रहेगी pKb की, उतना स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। तो आप क्या कहेंगे, Kb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ,
जितनी ज्यादा वैल्यू रहेगी Kb की और जितनी ज्यादा वैल्यू रहेगी pKb की उतना कम बेसिक स्ट्रेंथ होगी। जितनी ज्यादा Kb की वैल्यू रहेगी उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो जितना ज्यादा Kb उतना स्ट्रॉन्गर बेस और जितना ज्यादा pKb उतना वीकर बेस। जो एरोमेटिक अमाइंस हैं वो वीकर बेस होंगे डेफिनेटली देन अमोनिया। ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से भी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं अमोनिया लिखता हूँ NH3 तो आप देखेंगे NH3 पर भी कोई इंट्रैक्शन नहीं है, मतलब नाइट्रोजन के लोन पेयर को ना कोई पुश कर रहा है ना कोई पुल कर रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एनिलीन के केस में, एरोमेटिक अमाइन के केस में नाइट्रोजन के लोन पेयर बिजी हो गए, कॉन्जुगेशन में चले गए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो कर दिया अराइल ग्रुप ने, जिस वजह से क्या होंगे, ये लोन पेयर बिजी हैं, लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड है, इजीली अवेलेबल नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस नहीं होगा। स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा, अमोनिया होगा। अगर मैं एरोमेटिक अमाइंस और अमोनिया को कंपेयर करूं तो एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेसिस किससे देन अमोनिया। रीजन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, किसका, अराइल ग्रुप। जो बेसिक करेक्टर रहेगा अमाइन का वो डिपेंड करता है किस पे, अपॉन द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कटायन। कैसे, बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड। मोर स्टेबल द कटायन इज रिलेटिव टू द अमाइन, मोर बेसिक इज द अमाइन। इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे समझाऊंगा आपको, इसको समझिए। जो अमाइन है वो किस बात पे उसका बेसिक करेक्टर डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी वो कटायन बना रहा है एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके, मतलब कितनी जल्दी उसके लोन पेयर अवेलेबल हो रहे हैं। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी और प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी और कटायन फॉर्मेशन का ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कटायन, ये हमें उसके बेसिक करेक्टर के बारे में बताएगा। अब मान लीजिए जो कटायन बना वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना बेसिक अमाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा RNH2, अगर R को मैं CH3NH2 लिख दूं, फिर मैं इसको एक कार्बन इंक्रीज कर दूं CH3CH2NH2, तो आप देख सकते हैं यहां पर जैसे इसने एक H एक्सेप्ट किया तो बना लेगा NH3 पॉजिटिव और ये भी बना लेगा NH3 पॉजिटिव। इस कटायन, इस जो नाइट्रोजन पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो यहाँ पर CH3 ग्रुप है वो इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा और यहाँ पर भी इंडक्टिव, बट इंडक्टिव 2 कार्बन का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू 1। तो ज्यादा बेसिक कौन सा हो गया, CH3 CH2 NH3 पॉजिटिव वाला। और समझिए बेसिक नेचर के बारे में। बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन्स डेफिनेटली इंक्रीज होगा जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होंगे, और इस ट्रेंड को हम फॉलो करेंगे। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, गैसियस फेज में, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, गैसियस फेज में इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। अगर वर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ गैसियस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड बता दो तो आप क्या ट्रेंड फॉलो करेंगे, क्या कि टर्सरी वाले सबसे ज्यादा बेसिक होंगे क्योंकि यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप हैं, सेकेंडरी वाले में 2 एल्काइल ग्रुप हैं और प्राइमरी वाले में 1 एल्काइल ग्रुप है और अमोनिया में कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो जो ट्रेंड हो गया वो हो गया टर्सरी अमाइन, उससे कम सेकेंडरी अमाइन, उससे कम प्राइमरी अमाइन और उससे कम अमोनिया। आई होप आप ये सब चीज समझ गए होंगे कि गैसियस फेज में क्या ट्रेंड होता है। वो डिपेंड करता है एलिफेटिक चेन पर, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स उतना ज्यादा बेसिक नेचर। अब आता है आपका एक्वस फेज में, गेम तो यहां आता है इंपॉर्टेंट। एक्वस फेज में जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कटायंस हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, नॉट ओनली बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट शो नहीं हो रहा, सिर्फ इंडक्टिव ही नहीं आ रहा, बट ऑल्सो बाय सॉल्वेशन विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है यहाँ पर। अब जितना ज्यादा साइज होगा आयन का उतनी कम सॉल्वेशन होगी उसकी, मतलब लेसर विल बी द सॉल्वेशन और लेस स्टेबलाइज्ड इज द आयन। जितना ज्यादा साइज होगा किसका, आयन का, उतना कम सॉल्वेशन होगा और लेस स्टेबलाइज रहेगा आयन, तो वहां पर सिर्फ इंडक्टिव ही काम करेगा।
समझ लीजिए ध्यान से, एक्वस फेज और गैसियस फेज बड़ा फर्क है इनमें। तो देयर इज ए सबटल, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी बात हो जाती है। देयर इज ए सबटल मतलब कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट। अब दो इफेक्ट आ गए, जैसे एक्वस फेज आया तो दो इफेक्ट आ गए, एक सॉल्वेशन और एक इंडक्टिव, एंड स्टेरिक हिंड्रेंस भी ऑफ द एल्काइल ग्रुप विच डिसाइड्स द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल अमीन्स, किसमें, इन द एक्वस स्टेट। तो बहुत ज्यादा इसमें हमें घबराने की बात नहीं है, हमें क्या करना है, सिंपल हमें समझना है चीजों को। कैसे समझना है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा इस बात को। जो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस एंड इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन, वो कुछ इस तरीके से रहेगी। 2019 में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन में देखो क्या रहा, सेकेंडरी अमाइन, फिर टर्शरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन, देन अमोनिया। अगर यहीं पर मैं इसको मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन बना देता हूं तो देखिए ऑर्डर क्या रहेगा, सेकेंडरी अमाइन, देन प्राइमरी अमाइन, देन टर्शरी अमाइन, देन अमोनिया। अब समझ लीजिए ध्यान से, बहुत मुश्किल बातें नहीं है, हमें क्या ध्यान देना है, जैसे ही वर्ड आया गैसियस फेज सीधा ऑर्डर हो गया, टर्शरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी और देन प्राइमरी, देन अमोनिया। उसका कारण है नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। यहाँ पर सिर्फ हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखना है क्योंकि यहाँ पर गैसियस फेज में कोई भी सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं है। बट जैसे ये गैसियस फेज की बात है, ठीक है, गैसियस फेज, बट जैसे ही आया सॉल्यूशन फेज, सॉल्यूशन फेज में सॉल्वेशन इफेक्ट आ जाएगा। सॉल्वेशन इफेक्ट में क्या होगा, सबसे ज्यादा, अब दो चीजें, अगर आर ग्रुप सिर्फ मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप है, या फिर आर ग्रुप मोर देन वन कार्बन का है, मोर देन वन कार्बन, अगर एक ही कार्बन है आर ग्रुप में, एल्काइल चेन एक ही कार्बन की है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर एल्काइल चेन एक ही कार्बन की है, ध्यान से समझिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या मिलेगा, जो इफेक्ट होगा सॉल्यूशन फेज में, दोनों इफेक्ट होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला भी, सॉल्वेशन इफेक्ट भी। मैं लिख देता हूं सॉल्वेशन इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला भी मतलब सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। अब इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो क्या करता है, सॉल्यूशन फेज की बात कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा, इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है उस वजह से हमेशा, चाहे एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप हो या एक से ज्यादा कार्बन का एल्काइल ग्रुप हो, सेकेंडरी वाले हमेशा दोनों केसेस में सबसे ज्यादा बेसिक है। अब अगर एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप है तो होगा क्या, एल्काइल चेन छोटी है, एल्काइल चेन छोटी है तो इसका मतलब वाटर से रिपल्शन कम होगा, हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट का हिस्सा कम है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी, जिस वजह से प्राइमरी वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा एज कंपेयर टू टर्शरी। मतलब जो कटायन बनेगा, जो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। मैं लिख देता हूँ सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। बट जैसे ही आर एक कार्बन से ज्यादा की हुई तो वहां पर सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट नहीं कर पाता और वहां पे प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है सॉल्वेशन इफेक्ट पर, जिस वजह से प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट कर गया तो प्लस आई के केस में ज्यादा कौन होता है, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स वो किस में होंगे, टर्शरी में और प्राइमरी। उनके बाद अमोनिया आता है, इनके बाद अमोनिया आता है, ये ऑर्डर हो गया सिंपल। तो जैसे आपको एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप दिखे आप लगाएंगे सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी 2 1 3। जैसे आपको एक से ज्यादा कार्बन का एल्काइल ग्रुप दिखे तो आप लगाएंगे, अगर एक्वस फेज की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन फेज की बात कर रहा हूँ, तो आप लगाएंगे 2 3 1, एक से ज्यादा कार्बन के लिए 2 3 1, वहां पे इंडक्टिव डोमिनेट करेगा और एक कार्बन वाले में सॉल्यूशन इफेक्ट या सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इफेक्ट है वो डोमिनेट कर रहा है एक कार्बन वाले केस में, और प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से किस केस में, एक से ज्यादा कार्बन वाले केस में। आई होप आप बेसिक नेचर समझ गए होंगे कि गैसियस फेज में क्या ट्रेंड रहेगा
और क्लियरली बताइए सॉल्यूशन फेज में क्या ट्रेंड। अब नेक्स्ट बात समझिए, मैंने बताया के बी जितना ज्यादा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, और पीके भी जितना ज्यादा उतना वीकर बेस होगा। तो पीके भी जो वैल्यू रहेगी एनिलीन की वो ज्यादा रहेगी, बिकॉज इन एनिलीन और अदर अराइल अमीन्स जो NH2 ग्रुप है वो अटैच्ड होता है डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग, जिस वजह से क्या होगा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या जो लॉन पेयर है नाइट्रोजन एटम पर वो बिजी रहेगा, डिलोकलाइज्ड होगा, लोकलाइज नहीं होगा, कॉन्जुगेशन में रहेगा विद बेंजीन रिंग, और इजीली अवेलेबल नहीं होगा फॉर प्रोटोनेशन, जिस वजह से इसका पीके भी हाई होगा। पीके भी हाई होगा किससे, बाकी जो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी और अमोनिया से। उसका कारण ये है क्योंकि इसके लॉन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं है, तो ये वीकर बेस होगी। एनिलीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड कितने का, 5 स्ट्रक्चर्स का। ऑन द अदर हैंड एनिलियम आयन obtained by accepting a proton can have only 2 resonating structures। जब आप एनिलीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जो आप बना सकते हैं इजीली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पर कितने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। बट जैसे इसने H पॉजिटिव ले लिया, H पॉजिटिव लेने के बाद जो बनेगा एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे, क्विकली बताइए। एनिलीनियम आयन में हमारे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए, एनिलीन। तो आप ये कह सकते हैं कि एनिलीन जल्दी से H पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं करेगा। thus you can infer that 5 resonating structures is more stable than एनिलीनियम आयन। तो प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी जो है या बेसिक नेचर जो है एनिलीन का और अदर एरोमेटिक अमाइंस का वो कम होगा, इवन अमोनिया से भी कम होगा। समझ गए, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है एनिलीनियम आयन से, मोर स्टेबल। तो कई सारे रीजन मैंने आपको दे दिए हैं कि क्यों हम कहेंगे कि एनिलीन या जो बाकी एरोमेटिक अमाइंस है वो कम बेसिक होंगे अमोनिया से। उसका ये कारण है, इनका पीकेबी हाई क्यों है, तो पीकेबी और केबी में कंफ्यूज नहीं होना है। 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और 5 स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। इस तरीके से रेजोनेंस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से आप यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, 5 स्ट्रक्चर्स। और एनिलीनियम आयन के केस में ये है हमारा एनिलीनियम आयन, इसके केस में 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ये इधर से इधर गए, इधर से इधर, ये इस टाइप से। आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। अगर आप सब्सटीट्यूटेड एनिलीन ले लेते हैं तो क्या देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे OCH3 मेथॉक्सी या CH3 एल्काइल ग्रुप या OR एल्कोक्सी, वो इंक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को। जबकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं EWG, वो जैसे NO2, SO3H, COOH या X, वो डिक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को। तो डोनेटिंग इंक्रीज करते हैं, क्योंकि डोनेटिंग एक तरीके से क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ कोई डोनेटिंग ग्रुप जुड़ गया, वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। रिंग के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और डोनेटिंग ने और दे दी, वो इसको देंगे नाइट्रोजन को, मतलब लॉन पेयर को और इजीली अवेलेबल कराएंगे प्रोटोनेशन के लिए। जबकि अगर विड्रॉइंग जुड़ गया, यहाँ पर विड्रॉ होने लगे, तो इसका मतलब डेंसिटी किस पे कम होगी, रिंग पे, उस पे कम होगी, तो वो नाइट्रोजन से लेगा। मतलब जो नाइट्रोजन के लॉन पेयर हैं जो अवेलेबल होने हैं किसके लिए, अपने बेसिक नेचर को शो करने के लिए, प्रोटोनेशन के लिए, वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2, SO3H, COOH या कार्बोनिल वाले जो भी हैं COCl या CHO, ये सभी क्या करेंगे, या X, ये बेसिक नेचर को डिक्रीज करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है एल्काइलेशन रिएक्शन। अमीन्स जो है वो एल्काइलेशन में चले जाते हैं विद एल्काइल हैलाइड्स। कैसे, असाइलेशन भी दिखा देता हूं। एलिफेटिक और एरोमेटिक जो प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइंस हैं वो एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड या एस्टर्स के साथ रिएक्ट कर लेते हैं बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसे हम कह देते हैं असाइलेशन रिएक्शन। और जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं बाय असाइलेशन, उन्हें हम क्या कह देते हैं, आर नोन एज अमाइड्स। ये रिएक्शन कैरी आउट होती है इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस स्ट्रॉन्गर देन
अमाइन, ध्यान रखना जो ऐसा बेस यूज करना है जो अमाइन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, जैसे पिरिडीन PY, जो HCl को रिमूव कर दे, सो फॉर्म एंड इक्विलिब्रियम को राइट में ही रखे, मतलब प्रोडक्ट फेवर्ड रखे। अमीन्स ऑल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl। इस रिएक्शन को हम बेंजोइलेशन कहते हैं। क्या कह सकते हैं? बेंजोइलेशन। जैसे अगर असाइल ग्रुप का एडिशन हुआ तो असाइलेशन एसिटाइल का हुआ, एसिटाइलेशन बेंजोइल का हुआ तो बेंजोइलेशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। अब एल्काइल हैलाइड के साथ वो एल्काइलेशन कर लेते हैं और असाइल हैलाइड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ वो क्या कर लेते हैं? असाइलेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा RNH और H, इधर लिख देते हैं RNH2 को ऐसे लिख देते हैं ओपन करके, RNH H और H, और RCOCl ले लिया, RC++OCl, ये HCl बनेगा और क्या बन जाएगा? अमाइड, RNHCOR, बन गया अमाइड सब्स्टिट्यूटेड वाला। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। अमीन्स बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? बेंजोइलेशन करके इस टाइप का प्रोडक्ट अमाइड वाला बना लेंगे। अब कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या है? इसको हम टेस्ट भी बोलते हैं प्राइमरी अमीन्स के लिए, डिस्टिंग्विश टेस्ट है प्राइमरी अमाइंस के लिए। एलिफेटिक या एरोमेटिक किसी भी टाइप का प्राइमरी अमाइन हो, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, जब हम उसे क्लोरोफॉर्म विद इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमाइन जिनको हम बोल सकते हैं, ऐसा प्रोडक्ट बनाता है और उनकी स्मेल होती है गंदी स्मेल, फाउल स्मेलिंग। सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन के सेकेंडरी और जो टर्सरी अमाइन होते हैं वो इस टेस्ट को शो नहीं करते, इस रिएक्शन को नहीं करते, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करते। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, या फिर हम इसको कह सकते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। और ये यूज किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, या मैं कहूँ एरोमेटिक एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स को बाकी अमीन से डिस्टिंग्विश करने। रिएक्शन देखिए, ये हमने प्राइमरी अमाइन लिया, यहाँ पर आप ARNH2 एनिलीन भी ले सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो ARNH2 एरोमेटिक अमाइन या एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन दिया, क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन हुई, अल्कोहलिक KOH के साथ 3KOH हीट किया, बन गया RNC। क्या बन गया? RNC। ये बन गया आपका आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमाइन प्लस 3KCl प्लस 3H2। नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन विद होनो। होनो क्या है आपका? HNO2, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड। यहाँ पे जो है 3 क्लासेस ऑफ अमीन्स डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं विद नाइट्रस एसिड। समझते हैं कैसे? जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि अनस्टेबल है। और क्या लिबरेट करेंगे? नाइट्रोजन गैस क्वांटिटेटिवली एंड अल्कोहल्स। तो जब प्राइमरी एरोमेट एलिफेटिक अमाइन को आप ट्रीट कराते हैं विद नाइट्रस एसिड तो आपको जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा अल्कोहल। क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। ध्यान रखना, जो क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो यूज की जाती है इन एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। 2022 में क्वेश्चन बना है। रिएक्शन आप देखिए, RNH2 प्लस HNO2 NaNO2 प्लस HCl से प्रोड्यूस होता है, बन जाएगा बी, लाइक दिस इज नॉट BDC, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट, RN2Cl, H2 डाला, ROH प्लस N2 प्लस HCl बन गया। तो आप डायरेक्ट RNH2 पे जब भी होनो डालेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ROH, क्योंकि जो डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है वो अनस्टेबल है। ये जो यहाँ पर बना है ये क्या है? अनस्टेबल। एरोमेटिक अमाइन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं लो टेम्परेचर पर, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या बना देते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, जो कि स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, और जिस वजह से आपका प्रोडक्ट अल्कोहल में ना बदल के डिफरेंट रिएक्शंस में चला जाता है। जैसे आपने एनिलीन लिया, C6H5NH2 होनो के साथ रिएक्शन कराई, जो किससे प्रोड्यूस होता है? NaNO2 प्लस 2HCl, 273 से 278 केल्विन के बीच प्रोडक्ट बनेगा BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस 2H2। नेक्स्ट आ जाता है अराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, जैसे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड,
ये हमारा बेंजीन S डबल बॉन्ड O Cl, ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, 2021 में क्वेश्चन आया यहाँ से। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस के साथ सल्फोनामाइड्स बना लेता है। तो ये डिस्टिंग्विश के लिए यूज किया जाता है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विद प्राइमरी अमाइन क्या यील्ड करती है? एन इथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगर मैं प्राइमरी अमाइन ले लेता हूं इथाइल अमाइन, जैसे आप देखेंगे मैंने लिया इथाइल अमाइन और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करी तो बन गया आपका एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि एल्कली में सॉल्युबल है। यहां से H और यहां से Cl निकल गया। जो हाइड्रोजन अटैच्ड है इस नाइट्रोजन से, ये इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वो सल्फोनामाइड के साथ क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन अटैच्ड है टू नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक, ये वाला हाइड्रोजन, और जैसे हम क्या करेंगे एल्कली में डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिल ग्रुप की वजह से क्या है, एसिडिक है, तो ये एल्कली में सॉल्युबल रहेंगे। जैसे हम इसको इसमें बेस ऐड करेंगे तो ये उसमें सॉल्युबल हो जाएंगे। बट अगर ये हाइड्रोजन नहीं होगा तो सेकेंडरी के केस में क्या होगा, वो इनसॉल्युबल हो जाएगा एल्कली में, क्योंकि सेकेंडरी के केस में यहाँ आर आ जाएगा, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, जिस वजह से वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। सेकेंडरी अमाइन के केस में जो प्रोडक्ट मिलता है वो बनता है N, डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये प्रोडक्ट में ना अब यहाँ पे डाईइथाइल है तो R ग्रुप है, H तो नहीं है, H नहीं है तो क्या हुआ, इट इज नॉट एसिडिक एंड हेंस इनसॉल्युबल इन एल्कली। और टर्शरी के केस में तो यहाँ पर भी R रहेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी। टर्शरी अमाइंस इस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते एंड ये प्रॉपर्टी यूज की जाती है अमाइंस की, किसके लिए, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। ठीक है। हाउएवर दीज डेज जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, उसको रिप्लेस कर दिया गया विद पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड। विद पैराटोल्यूइन मतलब इसके पैरा पर CH3 लगा दिया गया, तो पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो NH2 ग्रुप है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा ऑर्थो और पैरा पर। जैसे ब्रोमिनेशन करते हैं, एनिलीन को जब रिएक्ट कराते हैं विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर, तो एक व्हाइट कलर के पीपीटी आते हैं किसके, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन की। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी हो गया, क्योंकि NH2 एक हाईली पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है जिसपे लोन पेयर भी प्रेजेंट है नाइट्रोजन पर, जिस वजह से इसकी पावर को थोड़ा कम करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है इसका एसिटाइलेशन करके। तो बेंजीन पर जैसे NH2 लगा हुआ है एनिलीन 3Br2 मतलब Br2H2 हमने किया, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट के थ्रू यहाँ पर जो प्रोडक्ट आता है व्हाइट पीपीटी आ जाते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन के। इसका मतलब ये क्या है, एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब इसकी एक्टिवेटिंग टेंडेंसी को थोड़ा कम करना होता है, कैसे कंट्रोल करते हैं, बाय प्रोटेक्शन, बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप। कैसे, एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड से इसकी क्या कर देते हैं, एसिटाइलेशन। देन कैरिंग आउट द डिजायर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो जो आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा था वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिल जाता है फिर, ठीक है, और फिर उसके हाइड्रोलिसिस करके आप सेम प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे एनिलीन लिया, एसिटाइलेशन कर दिया एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, CH3CO2O प्रिडीन बेस लिया, ये बन गया एसिटनालाइड, जिसको हम बोलेंगे एन फिनाइल इथेनामाइड, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं एसिटनालाइड। फिर Br2CH3COOH के साथ रिएक्शन करी तो प्रोडक्ट दो आएंगे, एक और तो एक पैरा, मैंने मेजर वाला लिया पैरा ब्रोमो एसिटनालाइड। फिर हाइड्रोलिसिस करके आप इसको वापस से अमाइड को अमाइन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हाइड्रोलिसिस करके आप वापस से इसको किस में चेंज कर सकते हैं, अमाइन, AMINE अमाइन में 4 ब्रोमो एनिलीन आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। बट वहीं पर अगर आप ब्रोमीन वाटर इसमें डाल देते हैं तो सीधा आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिल जाता है। एसिटोनालाइड से हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, इंपॉर्टेंट बात है। हुआ ये कि जो लॉन पेयर जो इसकी एक्टिवेटिंग, जो इसकी पावर के कारण थे, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर का, वो बिजी हो गए, कहां पर, कॉन्जुगेशन पे। अब लेस अवेलेबल है फॉर डोनेशन टू बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस, देयरफॉर जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है NHCOCH3 का वो कम हो गया, किससे, अमीनो ग्रुप से। अब नेक्स्ट आ जाता है नाइट्रेशन। यहां पर भी एक क्वेश्चन बनता है, देखो इंपॉर्टेंट है, 2018 और 2013 में क्वेश्चन आया।
डायरेक्ट नाइट्रेशन अगर हम एनिलीन की करते हैं तो वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स कैरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन एडिशन टू द नाइट्रो डेरिवेटिव्स। मोर ओवर इन द स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम एनिलीन प्रोटोनेट भी हो जाता है और एनिलीनियम आयन बना लेता है जो कि मेटा डायरेक्टिंग है। एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग। इसी वजह से हमें सिर्फ ऑर्थो और पैरा का प्रोडक्ट ना मिलके एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मिलता है मेटा डेरिवेटिव का। कैसे, देखिए रिएक्शन, जब आपने इसका नाइट्रेशन किया नाइट्रेटिंग मिक्सचर की हेल्प से अराउंड 288 केल्विन पर, तो आपको 3 प्रोडक्ट मिले। उम्मीद मैं जो कर रहा था, एक्सपेक्टेशन जो मुझे थी ऑर्थो और पैरा की थी, बट मुझे मेटा भी मिला और सिर्फ मिला ही नहीं, अच्छी खासी यील्ड में मिला। पैरा 51% पैरा नाइट्रोएनिलीन, मेटा नाइट्रोएनिलीन 47% और ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन 2%। उसका कारण क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर नाइट्रेशन यूज कर रहे हैं तो नाइट्रेशन कर रहे हैं तो एसिड यूज कर रहे हैं, H पॉजिटिव लेके ये क्या बना लेता है, एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन यहाँ पर अब आ चुका है विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ये डायरेक्टिंग है मेटा डायरेक्ट, जिस वजह से इसका अच्छा खासा अमाउंट हमें मिलता है। नेक्स्ट आता है सल्फोनेशन। ध्यान से समझते रहिए सारी बातों को। एनिलीन जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें बनाएगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट आयन, जो हीट करने पर हमें दे देता है सल्फ्यूरिक एसिड, विच ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 453 से 473 केल्विन पर क्या प्रोड्यूस करता है, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसको हम कॉमनली कह देते हैं सल्फानिलिक एसिड, जो कि मेजर प्रोडक्ट है। देखो एनिलीन ने H2SO4 के साथ रिएक्शन करी, हमें मिल गया एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसको हमने हीट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड में क्या हुआ, H का रिप्लेसमेंट हुआ और ये बन गया NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव, जिसको हम कहेंगे ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन, जिसको हम क्या कहेंगे, ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन। तो सल्फानिलिक एसिड क्या है, बेंजीन पर NH2 और उसके पैरा पर SO3H, सल्फोन ग्रुप। अच्छा क्वेश्चन आता है, देखो 2024 लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया कि एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में नहीं जाता, एल्काइलेशन में भी नहीं, एसिटाइलेशन में नहीं। उसका कारण क्या है कि बेंजीन पर क्या है NH2, इसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन। और एल्काइलेशन हो या एसाइलेशन हो हम यूज करते हैं लुइस एसिड, फॉर एग्जांपल AlCl3। लुइस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो ये लुइस बेस की तरह काम कर रहा है, ये लुइस एसिड की तरह काम कर रहा है, तो क्या बनेगा, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट। सॉल्ट की फॉर्मेशन की वजह से विद एल्यूमिनियम क्लोराइड या अनदर लुइस एसिड जो यहाँ पर यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट, होता क्या है, नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन। सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है फॉर फर्दर रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाता है जो BDC है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एनिलीन पर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करके एट लो टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। नाइट्रस एसिड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट मतलब NaNO2 किसके साथ, HCl के साथ। कन्वर्जन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का डाइजोनियम सॉल्ट में करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। और अगर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को कन्वर्ट किया, ड्यू टू इट्स इनस्टेबिलिटी द डाइजोनियम सॉल्ट इज नॉट जनरली स्टोर्ड एंड इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर इट्स प्रिपरेशन, मतलब इसको फ्रेशली यूज हम करते हैं। ये एनिलीन रिएक्शन हो रही है NaNO2 प्लस 2HCl 273 से 278 केल्विन पर, बन गया BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस 2 NaCl प्लस 2H2। ये सिंपल रिएक्शंस है। एरोमेटिक अमाइंस की आप क्या देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो BDC है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, soluble in water है एंड स्टेबल इन कोल्ड बट रिएक्ट्स विद वाटर व्हेन वार्म्ड, इट डिकम्पोजेज इजीली इन द ड्राई स्टेट। और जो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट है इज वाटर इनसॉल्युबल बट स्टेबल है एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट आता रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। जो डाइजोनियम ग्रुप है बीइंग ए वेरी गुड लीविंग ग्रुप और इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर ग्रुप्स जैसे क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, Cn नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, जो क्या करेगा, नाइट्रोजन को डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग। क्लियर। तो नाइट्रोजन फॉर्म्ड एस्केप्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एज ए गैस, यहां पर नाइट्रोजन है बहुत जल्दी से एस्केप हो जाती है। रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन,
जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और Cn नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं, कैन इजीली बी इंट्रोड्यूस्ड किसमें, बेंजीन रिंग में, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1 आयन, CuCl, CuBr एटसेट्रा। इन रिएक्शंस को हम सेंड मेयर रिएक्शन कह देते हैं। Ar N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, Cu2Cl2 HCl ArCl बन गया, Cu2Br2 HBr ArBr बन गया, CuCN KCN ArCN बन गया, और क्या रिलीज हो रहा है, N2 गैस। 2023 में यहां से क्वेश्चन बना है, ये तो हम हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स में भी पढ़ते हैं ये वाली रिएक्शन। नेक्स्ट क्या आ जाता है, क्लोरीन और ब्रोमीन भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इन द बेंजीन रिंग, कैसे, बाय ट्रीटिंग विद डाइजेनियम सॉल्ट सॉल्यूशन विद कोरोस्पोंडिंग हैलोजन एसिड HX इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, और उसको हम कह देते हैं गैटरमैन रिएक्शन। कैसे, CuHCl और CuHBr, तो सिंपल बन गया ArCl ArBr प्लस साइड में N2 और CuX रिलीज हुआ है, तो यहां पर वहां पर यूज हुआ था Cu2Br2, ठीक है, और यहां पर यूज हुआ है, देखो मैं दिखा देता हूं, यहां पर यूज हुआ है Cu2Br2 Cu2Cl2, और यहां पर सिंपली क्या यूज हुआ है, Cu और HCl, Cu और HBr। दे यील्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन वो ज्यादा बेटर होती है किससे, गैटरमैन रिएक्शन से। रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन, आयोडीन नॉट इजीली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बेंजीन डायरेक्टली, बट जब हम डाइजोनियम सॉल्ट जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, उसके सॉल्यूशन को ट्रीट करते हैं विद पोटेशियम आयोडाइड, तो आयोडोबेंजीन बन जाता है इजीली। जैसे ArN2 पॉजिटिव Ki, तो बन गया लाइक Ar अगर बेंजीन है तो आयोडोबेंजीन प्लस KCl प्लस N2। रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन, जब हम अरीन डाइजेनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 के साथ, तो अरीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है, इज प्रेसिपिटेटेड, और जिसको हीट करने पर अराइल फ्लोराइड मिल जाता है। तो ArN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव HbF4 के साथ ट्रीट करने पर ArN2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव हीट करने पर ये देता है ArF प्लस BF3 प्लस N2। नेक्स्ट आ जाता है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, यहां से देखो क्वेश्चन आया हुआ 2021 में, 2013 में। कुछ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जैसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फेनिक एसिड बोल सकते हैं आप उसे, या इथेनॉल, रिड्यूस कर देते हैं डाइजेनियम सॉल्ट को टू अरीन्स, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू फॉस्फोरस एसिड एंड इथेनॉल रेस्पेक्टिवली। जैसे आपने H3PO2 ले लिया तो H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन देख लीजिए, आपने लिया अरीन डाइजेनियम क्लोराइड H3PO2 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन, अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर दिया, ARH बना दिया, खुद का ऑक्सीडेशन कर दिया। सेम आप इथेनॉल ले सकते हो, तो क्या बना देगा, ARH प्लस N2, और क्या बन गया, इथ प्लस N प्लस अल, इथेनॉल। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आप इसको फिनॉल में कर सकते हो, सीधा गर्म पानी में डाल दीजिए। अगर आप डाइजेनियम सॉल्ट सॉल्यूशन को गर्म कर देते हैं अप टू 288 केल्विन तक, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होके फिनॉल बना देता है। फॉर एग्जांपल अगर AR हमारा बेंजीन है तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड अगर मैं लेता हूं H2O के साथ गर्म पानी में डालता हूं, गर्म पानी में डालते ही क्या बन जाएगा, फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl। नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करते रहिए और समझते रहिए। अब हम PYQs डिस्कस करेंगे कुछ ही देर में। जब हम डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को हीट करते हैं विद एक्वस सोडियम नाइट्राइट NaNO2 एक्वस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो डाइजोनियम ग्रुप रिप्लेस हो जाता है NO2 ग्रुप से इजीली। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, HbF4 के साथ ट्रीट किया, तो बन गया बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, NaNO2 एक्वस के साथ कॉपर के प्रेजेंस में हीट किया, तो बन गया नाइट्रोबेंजीन प्लस N2 प्लस NaBF4। रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, कपलिंग रिएक्शंस। रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप एज इट इज बना रहेगा। एजो प्रोडक्ट्स हैव एन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट सिस्टम हैविंग बोथ द एरोमेटिक रिंग्स, जो जॉइंट हो जाती हैं किससे, इस डाइएजो ग्रुप से, N डबल बॉन्ड N से। कैसे, ये कंपाउंड्स ऑफनली कलर होते हैं और डाइज की तरह यूज किए जाते हैं। और जो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड होता है, जब वो रिएक्ट करता है विद फिनॉल, मान लीजिए मैंने लिया बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, बेंजीन पर N2Cl लिख देते हैं, जब वो फिनॉल के साथ ट्रीट करता है, फिनॉल मतलब बेंजीन पर OH, तो क्या होता है, इसकी पैरा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है
वो इस Cl के साथ निकल जाता है और ये पोजीशन कपल हो जाती है और क्या बन जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये बन गया, देख N डबल बॉन्ड N, ये जुड़ गया इससे फिनॉल वाली रिंग से और ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इस टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। सिमिलरली डाइजेनियम सॉल्ट विद एनिलीन जब रिएक्शन करता है तो बना लेता पैरा अमीनो एजोबेंजीन, जैसा कि मैंने अभी बताया। ये जो एग्जांपल है किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आप देख सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज कलर की डाई बनती है और पैरा अमीनो एजोबेंजीन येलो कलर की डाई बनती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, डाई का कलर पूछ लेते हैं कई बार। तो N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, ये BDC लिए और रिएक्शन एक बार कराई फिनॉल के साथ, एक बार कराई एनिलीन के साथ। यहाँ पर बेस लिया है, यहाँ पर एसिड लिया है, प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और यहाँ पर पैरा अमीनो एजोबेंजीन। इंपोर्टेंस समझ लेते हैं डाइजेनियम सॉल्ट की। डाइजेनियम सॉल्ट अच्छे इंटरमीडिएट है, आप देख सकते हैं कितनी सारी रिएक्शंस दे दी हैं। सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, बाल-सीमन रिएक्शन, HBF4 के साथ रिएक्शन, उसके अलावा फिनॉल कैसे बना सकते हैं, बेंजीन कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CN, OH, NO2 इन ग्रुप्स का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये अच्छे इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं। अराइल जो फ्लोराइड्स हैं या आयोडाइड्स हैं कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन, जो कि प्रिपेयर नहीं किए जा सकते बट इनके थ्रू हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जो साइनो ग्रुप है उसको भी डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन इन क्लोरोबेंजीन, बट साइनोबेंजीन को हम इजीली डाइजेनियम सॉल्ट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम कुछ देर में स्टार्ट करेंगे विद इन 1 और 2 मिनट्स हमारे नीट के PYQs। तो जो भी हमने थ्योरी में कॉन्सेप्ट्स कवर करे हैं ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस हैं वहीं से आ रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है। पहली स्टेटमेंट, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और दूसरी स्टेटमेंट, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। दूसरी रिएक्शन कह रही है कि बेंजीन पर NH2 मतलब प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन हम गैब्रियल से नहीं बना सकते, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन से। और पहली स्टेटमेंट कह रही है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में नहीं जाता। बिल्कुल ठीक बात है दोनों, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। कैसे ठीक है, अभी तो मैंने बनाया क्योंकि एनिलीन एक लुईस बेस की तरह काम करता है और फ्रीडल क्राफ्ट में भी यूज होता है एक लुईस एसिड। तो लुईस बेस और लुईस एसिड क्या बना लेते हैं, सॉल्ट। तो सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है वहां पर, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, बेंजीन पर एक तरह से NH3, बेंजीन पर क्या बन जाता है, NH2 पॉजिटिव। एनिलीनियम आयन नहीं बना, वो NH3 पॉजिटिव नहीं हुआ, बेंजीन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, NH2 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव, ये बन जाता है। और ये सॉल्ट फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। सेम एनिलीन मतलब प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का हम गैब्रियल सिंथेसिस से नहीं बना सकते, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि गैब्रियल सिंथेसिस में हमें RX पर जब ये न्यूक्लियोफाइल जो थैलिमाइड से बनता है वो अटैक करता है अनायन, तो होता क्या है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन का, ये ब्रेक करना होता है। जबकि अगर हम बेंजीन पर X लेके चलें तो ये बॉन्ड ब्रेक करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट्स क्या हुई, ट्रू हुई। तो करेक्ट आंसर क्या रहा है, ऑप्शन ए। 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है एवरीवन, देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन ए। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट में नहीं जाता क्योंकि जो NH2 ग्रुप है वो एसिडिक ग्रुप के साथ सॉल्ट बना लेता है, और जो NH3 पॉजिटिव ग्रुप है वो एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह शो करता है। सॉरी, तो बेंजीन पर जो NH2 है अगर इसने H पॉजिटिव ले लिया तो ये बना लेगा NH3 पॉजिटिव, और अगर इसने AlCl3 के साथ सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करा और H नहीं भी लिया तब भी NH2 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव बनाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो क्या होगा, डेफिनेटली ये सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। तो स्टेटमेंट जो 1 है वो ट्रू है, और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस एनिलीन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो हम प्रिपेयर नहीं कर सकते गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से, क्योंकि अराइल हैलाइड्स वहां पर पॉसिबल नहीं है प्रिपेयर करना। अराइल हैलाइड्स वहां पर यूज नहीं किए जा सकते, डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द अनाइन, जो किससे बनता है, थैलिमाइड से। तो स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, ये बात आपको पता है क्लियरली। इसका मतलब ये हुआ
कि आप सभी ने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स चैट बॉक्स में मैं देख सकता हूँ। वेरी गुड एवरीवन, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, लास्ट ईयर आया था 2024 में। क्या हमें इसमें टाइम लगा कुछ करने में? नहीं, देखते क्वेश्चन हो गया। तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है, बट कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करूं। ये रहा 2024 का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में कहा है कि प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करिए सी बता दीजिए क्या है। अब सी दे रखा है आपको प्रोपाइलामीन, ये भी प्राइमरी अमीन, फिर 4 कार्बन का अमीन, ये भी प्राइमरी अमीन, फिर ब्यूटेनामाइड, ये प्राइमरी अमाइड है, और अल्फा ब्रोमो ब्यूटेनिक एसिड। अब आप थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्रोडक्ट अमीन होगा या अमाइड होगा। देखो आई, जब CN डाला, NaCN या KCN, तो आई रिप्लेस होके क्या आ जाता है? CN आ जाता है। पता है ना आपको? तो ए मिल गया हमें, ए हमें मिल गया। ब्यूटेन नाइट्राइल, जब उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, आपको पता है जब RCN की हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? RCOOH। पार्शियल हाइड्रोलिसिस पर हमें क्या मिलता है? अमाइड, RCONH2। इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस पर ये मिल जाता है। और जब इसका रिडक्शन कर दें लाइक LAH के साथ, तो अभी हम पढ़ के आए हैं आज के चैप्टर में, हमें क्या मिल जाता है? अमाइन, प्राइमरी अमाइन। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा BCH3 CH2 CH2 और CN का हो जाएगा CONH2। क्विकली बताइए Br2NaOH किस रिएक्शन में यूज किया था हमने? Br2NaOH का हमने यूज किया था हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में। डिग्रेडेशन क्या करता है? इसको निकाल देता है। तो कितने कार्बन बच गए? 3 कार्बन। क्या ऑप्शन बी, सी या डी? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हुआ। वेरी गुड, गुड आंसर्स एवरीवन, वेरी गुड आंसर। चैट बॉक्स, आई एम वेरी हैप्पी कि आप सभी एक्टिव हैं ग्रुप में, चैट बॉक्स में एक्टिव हैं, आंसर्स कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। बट मैं उससे भी ज्यादा हैप्पी हो जाऊंगा अगर आप सेशन के बाद PYQs और DPPs को भी अटेम्प्ट करेंगे, सभी सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है प्रोपाइल अमीन, जिसका आईपेक नेम होगा प्रोपेनामीन। जैसे एल्केनामीन मैंने बोला, तो प्रोपेनामीन। तो सी आपका जो बन गया वो मेजर प्रोडक्ट बन गया। सम स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड्स। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, आई विल कवर दैट। आंसर देख लेते हैं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। रिएक्शंस आप देख सकते हैं, NaCN के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, CH3 CH2 CH2 CN A बन गया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बन गया प्राइमरी टाइप का, जिसको हम क्या बोलेंगे? ब्यूटेनामाइड। और Br2NaOH के साथ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के थ्रू आपका अमाइन बन गया प्राइमरी अमाइन, जिसको हम बोलेंगे प्रोपेन प्लस अमाइन, प्रोपेनामाइन या फिर प्रोपाइल अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 2023 में, सेकेंड लास्ट ईयर में आया हुआ है। Which of the following reaction will not give primary amine? बताइए, कोई क्वेश्चन है, घुमा के वही आ गई बात। कौन सा प्राइमरी अमाइन नहीं देगा? Br2KOH, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, CO हटाओ, प्राइमरी अमाइन मिल गया, मिथाइल अमाइन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन क्या देगा? प्राइमरी अमाइन। इथेन प्लस अमाइन, इथेन अमाइन, CH3 CH2 NH2। CH3NC रिडक्शन कर दो भाई, क्या है ये? आइसोसाइनोमिथेन, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, यही है। आप इसको, मैंने क्या बताया, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बॉन्ड सिंगल करो, CH3NC। कार्बन के कितने बॉन्ड इनकम्प्लीट हैं? तो उतने हाइड्रोजन जोड़ दो, और नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन। तो कैसा अमाइन बना? सेकेंडरी अमाइन। और CH3CONH2 रिडक्शन किया तो CO को रिप्लेस कर देगा किससे? CH2 से, मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। किस केस में? इसमें भी प्राइमरी मिला। तो किस में केस में आपको सेकेंडरी मिल रहा है? सी में। किस में प्राइमरी नहीं मिल रहा है? ऑप्शन सी में, नॉट ए, नॉट बी, नॉट डी। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? एवरीवन कैन रिप्लाई। क्या ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा? क्या ये क्वेश्चन आपको हार्ड लगा? क्या ऐसा था कि हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, क्वेश्चन को अप्रोच लगाने की स्ट्रेटजी हमें आनी चाहिए। हमें टाइम सेव करना है एग्जाम में, टाइम सेविंग टेक्निक का यूज करना है, कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है।
क्लियर, पेपर तो क्लियर हो ही जाएगा, फिर हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों पर हमें ध्यान रखना। चलिए आंसर भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। CH3NC से जब रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी टाइप का अमाइन आपको बनेगा। अच्छा, जो इससे प्रोडक्ट मिल रहा है उसका नाम क्या होगा? जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो रिप्लाई कर दीजिए, तब तक मैं बाकी सॉल्व करता हूं। इसका नाम क्या होगा? देखो, पहले से आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन। बी से भी आपको क्या मिल रहा है? प्राइमरी अमाइन। सी से आपको क्या मिल रहा है? सेकेंडरी अमाइन। और डी से आपको क्या मिल रहा है? प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी। तो इसका नाम होगा डाई मिथाइल अमाइन, या फिर आप इसको बोल सकते हो मिथाइल मिथेनामीन, एन मिथाइल मिथेनामीन। ठीक है एवरीवन, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में आया हुआ है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। Cu2Br2 अभी तो बताई थी सेंडवेयर रिएक्शन, फिर डाल दी Mg ड्राई ईथर और फिर मॉइस्चर दे दिया उसे। Mg ड्राई ईथर से बनता है ग्रिग्नार्ड एजेंट। N2Cl को हटाओ, सीधा Br लगाओ, यही तो काम था सेंडवेयर का भाई, हेलोजिनेशन करना एक तरीके से। पीडीसी एक अच्छा इंटरमीडिएट काम करता है इन चीजों के लिए, फ्लोरिनेशन, आयोडिनेशन, ब्रोमिनेशन है, या हेलोजिनेशन करने के लिए, साइनाइड ग्रुप को एडिशन के लिए, नाइट्रो ग्रुप के एडिशन के लिए अच्छा काम करता है। जैसे हमने Mg ड्राई ईथर डाला तो ग्रिग्नार्ड एजेंट बन गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और वाटर डालते ही ग्रिग्नार्ड एजेंट के अंदर एक बड़ी कमी है, हाइड्रस कंडीशन में अपना काम करता है, सब कुछ हट जाएगा, सीधा H जुड़ जाएगा, मतलब बन जाएगा बेंजीन। ऑप्शन बी। क्या आंसर आया? ऑप्शन बी। समझ लेते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये हमारी सेंडमेयर रिएक्शन होगी, ब्रोमोबेंजीन, मैग्नीशियम ट्राई ईथर डाल दिया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड एजेंट, और हाइड्रोलिसिस कर दो, या फिर मॉइस्चर प्रोवाइड कर दो, या फिर आप अल्कोहल भी दे दो, तब भी आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बेंजीन। अंडर हाइड्रस कंडीशन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंपल MgBr को हटा के H लग जाता है हाइड्रस कंडीशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपको कुछ सीक्वेंस दे रखी है, प्रोडक्ट बताना है। इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता, सभी को आता है क्वेश्चन, मुझे पता है। कुछ नहीं करना है इसमें, CN आपको दे रखा है, मैंने अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये आपको बताया था, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन। तो पहला पार्ट है रिडक्शन। जैसे हमने CN का रिडक्शन किया तो हमें CH2NH2 मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं बेंजाइल अमाइन। फिर हमने इस पे होनो डाल दिया। अब ये एरोमेटिक अमाइन नहीं है, ध्यान से समझिए, ये प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन हो गया। तो एलिफेटिक अमाइन जब NaNO2 प्लस HCl या होनो या नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करे जाते हैं तो ये अल्कोहल बनाते हैं। यही इसमें एक ट्विस्ट था, ये इसमें एक ट्विस्ट था, यही ध्यान रखना है बस। तो ये बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा और ये BDC नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है, बेंजाइल अल्कोहल। बस हो गया प्रोडक्ट। समझ गए आंसर? करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। देख लेते हैं सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। CN पर LiLH4 H2O से CH2NH2, फिर होनो से CH2N2Cl जो बनेगा, और फिर वाटर डालते वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो जब भी एलिफेटिक जो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो बनेगा वो अनस्टेबल होगा और वाटर के प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अल्कोहल में। तो प्रोडक्ट आ गया बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन पर CH2OH। ऑप्शन सी। 2023 का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है प्राइमरी एलिफेट, अभी जो क्वेश्चन किया गया उसी से रिलेट नहीं कर रहा है, उसी से रिलेट कर रहा है। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस जब होनो के साथ या नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किए जाते हैं तो वो जो डाइजोनियम सॉल्ट देते हैं Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो अनस्टेबल होता है। बिल्कुल ठीक बात है, ट्रू। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जैसे एनिलीन जब होनो के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये जो डाइजोनियम सॉल्ट देगा, जैसे मिल गया BDC, बेंजीन पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो हम ये क्या है? स्टेबल है इवन अबव 300 केल्विन। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बताइए, टेम्परेचर का भी बड़ा खेल है यहाँ पे,
बताइए क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपको मैं टेम्परेचर बार बार लिखवा रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन टू 278 केल्विन। इसका मतलब अगर आप इस टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे, लो टेम्परेचर पे तो ये स्टेबल है, बट हाई टेम्परेचर पर ये स्टेबल नहीं है। बट ये स्टेटमेंट 2 कह रही है, स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, वो आपको पता है, बट स्टेटमेंट 2 कह रही है कि हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल है, वो करेक्ट नहीं है, वो फॉल्स है, इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अराइल डाइजोनियम सॉल्ट लो टेम्परेचर पर स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बट हाई टेम्परेचर पर वो स्टेबल नहीं है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में आया हुआ है। हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन पर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl। हिंसबर्ग रिएजेंट का क्या काम है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी के अमीन्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना। तो वो कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीट होके सॉलिड टू गिव ए सॉलिड जो डिसॉल्व हो जाता है एल्कली में। तो इसमें मेरे हिसाब से मुश्किल 2 सेकंड लगने चाहिए, क्योंकि हमें पता है प्राइमरी अमाइंस में रिएक्ट होने के बाद H बच जाता है, जिस वजह से वो एसिडिक हाइड्रोजन है और एल्कली में डिसॉल्व हो जाता है। तो प्राइमरी अमाइन ढूंढना है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाता है। नाइट्रो तो रेस से आउट हो गया, और ये सेकेंडरी अमाइन नहीं होगा, और ये टर्शियरी अमाइन भी नहीं होगा। टर्शियरी तो रिएक्शन में नहीं जाती, और सेकेंडरी इनसॉल्युबल रहते हैं, ये इनसॉल्युबल रहते हैं। क्या इसमें मुझे कुछ करना पड़ा? नहीं, सीधा देखते हैं, आंसर हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी। रिएक्शन जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ प्राइमरी अमीन करते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 NH2 इथाइल अमाइन, तो वो बना देगा N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि एल्कली में सॉल्युबल होगा, क्योंकि इस पर एक H अभी भी बच जाएगा रिएक्शन के बाद, जब N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड में भी एक H रहेगा, N पर एक इथाइल आया है। ठीक है, मूव करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन विल गिव द कार्बाइल अमाइन टेस्ट? कार्बाइल अमाइन टेस्ट कौन देता है? चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, प्राइमरी अमाइन होना चाहिए। 2020 में क्वेश्चन आया है। क्या ये प्राइमरी है? नहीं। क्या ये प्राइमरी है? नहीं। क्या ये प्राइमरी है? नहीं। ऑप्शन डी हो गया आंसर, एनिलीन। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है। चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, प्राइमरी अमाइन होना चाहिए। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होती है, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, आइसोसाइनाइड। तो एनिलीन इज ए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, तो ये क्या दे देगा? कार्बाइल अमाइन टेस्ट पॉजिटिव देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में आया हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ से। तो अभी रिसेंट में बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन नहीं दिखा है, बट बेसिक स्ट्रेंथ से 19 में क्वेश्चन आया हुआ है, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड की एक्वा सॉल्यूशन में। मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड मतलब R जो है एक कार्बन का है। अगर R एक कार्बन का है, तो इसका मतलब ये हुआ, कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा? हाइड सॉल्वेशन इफेक्ट, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा तो हमेशा सेकेंडरी होगा, और सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट मतलब प्राइमरी देन टर्शरी। तो ढूंढ लीजिए सेकेंडरी कौन है। ये तो टर्शरी है, नहीं होगा। ये भी टर्शरी है, नहीं होगा। ये प्राइमरी है। वैसे अगर मैं ना भी देखूं और मुझे सेकेंडरी के बारे में पता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सेकेंडरी देन प्राइमरी देन टर्शरी, सिंपल। अगर यही चेन एक से ज्यादा कार्बन की हो जाती, तो ऑर्डर सेकेंडरी देन टर्शरी देन प्राइमरी हो जाता, क्योंकि इंडक्टिव डोमिनेट कर जाता सॉल्वेशन पे। ठीक है एवरीवन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। पहले डाई मिथाइल अमाइन, फिर मिथाइल अमाइन, फिर ट्राई मिथाइल अमाइन। क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है, तो इंडक्टिव और सॉल्वेशन इफेक्ट दोनों लगेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगी। बेसिक कैरेक्टर के लिए तीनों कारण रीजन होंगे। ये जो तीनों फैक्टर्स है वो इसका रीजन होंगे। तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक, और फिर प्राइमरी, और फिर टर्सरी। इसका रीजन मैं थ्योरी क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई होप आप सभी को ये बातें पता होगी। नहीं पता है तो आप क्विकली रिप्लाई कर सकते चैट बॉक्स में। तब तक हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में आया हुआ है। कह रहा है बेंजीन पर COOH 1,2 पोजीशन पर, बहुत बढ़िया। थैलिक एसिड बोलते हैं इसको। जब गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में आपको बता रहा था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हम कैसे थैलिमाइड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो आपके क्वेश्चन भी बन गया 2019 में। क्या कॉन्सेप्ट से अलग बातें आ रही हैं? अभी तक नहीं आ रही। सिर्फ हमें एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना है, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं।
तो जब NH3 के साथ रिएक्शन होगी तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, नॉट ए, नॉट सी, नॉट डी, ओनली बी, थैलीमाइड, जो कि रिएक्टेंट है किसका, जो कि रिएक्टेंट है आपका गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन का। आंसर देख लेते हैं। आपका प्रोडक्ट बनेगा ऑप्शन बी। कैसे बनेगा देखो, NH3 के साथ करने पर यहाँ पर क्या बनेगा, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो H ले लेगा, क्या बना लेगा, NH4 पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आएगा तो ये काउंटर आयन आ गया, तो COO NH4 पॉजिटिव, नीचे भी यही बन गया। अब दो H2O निकल गए, यहाँ से H2 यहाँ से O, तो क्या बच गया, CONH2। ऐसे आप समझ सकते हैं। बाकी रीअरेंजमेंट होके तब यहाँ से प्रोडक्ट ये H2 निकलता है, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर ये होता है, तो क्या बन जाता है, हीट करने पर क्या बन गया आपका, बेंजीन पर CONH2 और CONH2, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर यहाँ से NH2 और यहाँ से H निकल गया, अमोनिया, तो बन गया CONH एंड CO, ये बेंजीन से लिंक्ड है, इसको हम बोलते हैं थैलीमाइड। क्या बोलते हैं इसको हम, थैलीमाइड, ऑप्शन बी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मिथेनामीन। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। एसिटामाइड क्या होता है, एक अमाइड CH3 2 कार्बन का CONH2, इससे एक कार्बन का अमाइन बनाना है CH3NH2। हमें क्लियरली पता है कौन सी रिएक्शन यूज करनी है, हमें क्लियरली पता है कौन सी रिएक्शन यूज करनी होती है। गैब्रियल थैलेमाइड नहीं, कार्बाइल अमाइन में तो अमाइन होना चाहिए ना प्राइमरी। स्टीफन रिडक्शन, रिडक्शन कर तो सकते हैं बट उसमें क्या होता है, ये प्रोडक्ट तो नहीं आएगा। और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है, वही तो आंसर होगा, क्योंकि उसी का तो काम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का। ये Br2 NaOH या KOH आप यूज कर सकते हो, और मैंने ये भी बताया था कितने NaOH, 4 NaOH मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज होते हैं। तो करेक्ट आंसर देखें, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर एक्टिव, यू आर रिप्लाइंग द चैट बॉक्स, गुड जॉब। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए, ये हमारा एसिटामाइड हो गया, प्लस Br2 प्लस 4 NaOH, हीट करने पर दे देगा आपको प्राइमरी अमाइन मिथ प्लस एन प्लस अमाइन मिथेनामीन प्लस 2 NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 3H2। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अंडरस्टूड एवरीवन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में आया हुआ है। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ अराइल अमाइंस। अराइल अमाइंस मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया बेंजीन पर NH2, ये तो अमोनिया से भी कम बेसिक होते हैं। ये किससे कम बेसिक होते हैं, अमोनिया से भी, अमोनिया से भी कम बेसिक होते हैं ये। तो अराइल अमाइंस आर जनरली लेस बेसिक देन alkyl amines because the nitrogen lone pair are delocalized by interaction with the aromatic ring pi electron system। ऑप्शन बी आप रीड करेंगे, aryl amines are generally more basic than alkyl amines because the nitrogen lone pair electrons are not delocalized by interaction with the aromatic ring pi electron system। ऑप्शन सी, aryl amines are generally more basic than alkyl amines because of aryl group। ऐसा है क्या, नहीं, aryl amines are generally more basic than alkyl amines because the nitrogen atom in aryl amine is sp hybridized। तो aryl amines ज्यादा बेसिक नहीं होते, ये भी गलत है। उसने क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ अराइल अमाइंस। अराइल अमाइंस आर जनरली लेस बेसिक देन एल्काइल अमाइंस। रीजन क्या है, क्योंकि जो नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में चले जाते हैं बाय इंटरेक्शन विद द एरोमेटिक रिंग बाय इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये रीजन है। अराइल अमाइंस आर जनरली मोर बेसिक देन एल्काइल अमाइंस, ये तो बिल्कुल ही गलत है। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन देख लीजिए, जो अराइल अमाइंस है मैंने आपको बता दिया वो लेस बेसिक होते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन पर लॉन पेयर अवेलेबल है वो इजीली अवेलेबल नहीं है फॉर प्रोटोनेशन। एल्काइल अमाइंस ज्यादा बेसिक होते हैं, मैं तो ये कहूंगा अराइल अमाइंस अमोनिया से भी कम बेसिक होते हैं। उसका रीजन क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस इन एरोमेटिक अमीन्स, क्योंकि लॉन पेयर डीलोकलाइजेशन में है, और लोअर स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन, क्योंकि हमने देखा था जब एनिलीन एक H पॉजिटिव लेके एनिलीनियम आयन बना लेता है प्रोटॉन लेके, तो जो एनिलीनियम आयन है उसके केस में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और जबकि एनिलीन के केस में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दिखाए थे। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है एवरीवन।
So this is all about this today's class. So thank you so much everyone.